डॉक्टर रतनलाल के ऊपर जो केस बना है वो केस ही नहीं बनता, बन ही नहीं सकता। एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती उनके खिलाफ, और जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की है उन धाराओं में अरेस्ट नहीं हो सकते। अरमेश कुमार की एक जजमेंट है 7 साल से कम की सजा, ठीक है, कर लिया अरेस्ट, उठा लिया, गुंडागर्दी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सभी जजेस, ये सभी पुलिस अधिकारी, ये सरकारी अधिकारी क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? जो कानून तोड़ता है, ये क्रिमिनल्स हैं। जब तक हम इन्हें क्रिमिनल्स की नजर से ट्रीट नहीं करेंगे, ये लोग नहीं सुधरेंगे। चाहे वो डॉक्टर रतनलाल का केस हो, वह हर एक पुलिस ऑफिसर जिन्होंने इनके खिलाफ ये केस बनाया वो जेल जाएगा। जब तक नहीं जाएगा ये अन्याय होते रहेंगे। वो हर एक उसके पीछे बैठा पॉलिटिकल लीडर जिसने ये झूठा केस डॉक्टर रतनलाल पे कराया, जब तक वो जेल नहीं जाएगा, इसी मुकदमे में झूठा मुकदमा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति के ऊपर कराने का SC/ST एक्ट की धारा 3 में प्रावधान है, जब तक ये सब लोग उसमें जेल नहीं जाएंगे ये नहीं सुधरेंगे। डॉक्टर रितु के केस में जिस प्रिंसिपल ने, जिस रजिस्ट्रार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये झूठे डॉक्यूमेंट बनाए हैं और SC कमीशन में पेश किए हैं, जब तक वो जेल नहीं जाएंगे, जब तक बाकी लोगों को अकल नहीं आएगी। और जब वो जेल जाना शुरू होंगे तब न्याय और अन्याय में फर्क उनको समझ में आ जाएगा और ये अन्याय तब बंद होंगे। और ये अदालतों से नहीं होने वाला है, मैं ये साफ बोल रहा हूँ। हम लोगों को जो मेरा सक्सेस रेट है SC/ST और माइनॉरिटीज़ के केसेस में पूरे देश में, और मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मैं फिर इसलिए मजबूरी में कह रहा हूँ ये बात, मेरा सक्सेस रेट आज तक के सभी केसेस में 100% है। ये मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए कि इस हालात में भी ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये हमारा 100% सक्सेस रेट जो है ये 20% सोल्यूशन है, सिर्फ 80% सोल्यूशन है हम लोग सड़क पे उतरें और पीसफुल प्रोटेस्ट करें, वरना हमें न्याय नहीं मिलेगा। जो मनुवादी व्यवस्था से नहीं आते, शायद एक ही थे उनमें से, बाकी तो सब मनुवादी व्यवस्था से ही आते थे, और उनके दिल में भी अगर इतनी टीस थी तो आप समझ सकते हो असली हालत क्या है। कि सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 सिटिंग जजेस ने बोला। अब मुझे इसके बाद कुछ बोलने की ज़रूरत है। रंजन गोगोई साहब जिनको, और उन्होंने आह्वान किया था पब्लिक से, आओ और आप हमारी रक्षा करो, नहीं किया हमने, तो अंजाम हुआ बाबरी मस्जिद की जजमेंट, अंजाम हुआ राफेल की जजमेंट, और अंजाम हुआ उन्हें राज्यसभा मिल गई। वो रास्ता डिफिकल्ट था, आसान रास्ता पकड़ लिया उन्होंने। तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। सबसे अहम बात है, मैं तो कहता हूँ 2 जगह प्रोटेस्ट होने चाहिए। एक तो अडानी अंबानी के घरों के बाहर, जो इस सरकार के असली मालिक हैं। मोदी जी के हमारे असली मालिक कौन है? नागपुर में तो बैठे ही हैं, लेकिन उनसे भी बड़े अडानी अंबानी और 5-7 लोग और। तो प्रोटेस्ट वहाँ होने चाहिए। और दूसरा प्रोटेस्ट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और सभी अदालतों के बाद। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि जनता तुम्हारे साथ खड़ी है। मत डरो इन अडानी अंबानी की सरकार से, मत डरो RSS की सरकार से, मत डरो मोदी और जो अमित शाह साहब हैं उनके जो अत्याचार हैं। हम तुम्हारे साथ खड़े, देखो इससे भी फायदा होगा और न्याय व्यवस्था में बहुत सुधार आएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर, हर एक हाई कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब हम प्रदर्शन करना शुरू करेंगे, इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा। वो हमारे आगे आने वाले कामों में, या हमें चुनाव में जो हमारी सक्सेस होनी चाहिए उसमें भी काम आएगा। तो मेरी, और एक मैं डॉक्टर उदित राज की एक और एग्जांपल देके अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मैं भी कांग्रेस पार्टी में अंदर बाहर सब जानता हूँ, मैंने बहुत साल काम किया है और अंदर रह के काम किया है, हाईकमांड के अंदर रह के। ये जब तक अपना दिमाग ठीक नहीं करेंगी ना, डॉक्टर उदित राज के मन से नहीं बोलनी चाहिए। अब पता नहीं इन्हें फ़ायदा होगा या नुकसान, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सच बोलने के लिए जाना जाता हूँ, सच ज़रूर बोलूँगा। डॉक्टर उदित राज को, इतनी बड़ी शख्सियत को एक सेल का चेयरमैन बना रखा है। ये पार्टी इलेक्शन जीतेगी, अंजाम वही होगा जो एक कारनामे कर रहे हैं।
जब तक अपनी मनुवादी मानसिकता ये सभी ऑपोजिशन की पार्टियां नहीं छोड़ेंगी, कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर उदित राज का ये प्रयोग यह है जो ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। नहीं, वो तो मैं नहीं कह रहा, अभी इतना भी एकदम सपने नहीं लेने चाहिए। अब कांग्रेस को 350 सीटें थोड़ी चाहिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, तो किस किस को जनरल सेक्रेटरी बना रखा है? जो कांग्रेस हाई कमांड के, और ये बात सभी पार्टियों के लिए सही है क्योंकि यहाँ मैं हूँ इसलिए बता रहा हूँ, जो चारों तरफ लोग बैठे हैं ना, वो डायरेक्ट टच में हैं आरएसएस के नागपुर के हेडक्वार्टर से। जिसको सबूत चाहिए मेरे पास आ जाए, मैं एक्सपर्ट हूँ नागपुर का। तो डॉक्टर उदित राज को तो इतनी, अब उदित राज साहब क्या कर लेंगे? ये है बड़ी बड़ी पार्टियों के फेलियर की वजह, लेकिन वो खुश हैं क्योंकि उनके चारों तरफ जो लोग हैं उनको समझा रहे हैं बाय डिफॉल्ट जीत जाओगे। तो बीजेपी इतनी अनपॉपुलर हो जाएगी सडनली, पता नहीं कैसे, कि ईवीएम का भी असर खत्म हो जाएगा। और ये जो देश में हिंसा का माहौल बनाते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि ये सब आरएसएस वाले पाकिस्तान और चाइनीज़ जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मिलके देश का ये बेड़ागर्क कर रहे हैं जान के। तो जब ऐसा है तो डॉक्टर उदित राज कोई अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो अपोजिशन पार्टियां जिन्हें निगलेक्ट करती हैं, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये सारे जो गंदे कारनामे हैं, जो आरएसएस और मनुवादियों के गंदे कारनामे हैं, वो कामयाब होते हैं। तो मुझे बस और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। कुछ गलती हुई तो माफ़ी भी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन ये मेरे मन की भावना है। हाँ, एक बात मैं और भूल गया कि हमें फाइनेंशियल डिपेंडेंस अपनी करनी चाहिए, अपने लोगों के साथ ही बिजनेस करना चाहिए। और ये हमें सिखाते हैं ना, चलो इनसे एक बात तो सीख लें। ये बहिष्कार सिखा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर इनकी बात सीख के हम ये कहें कि हमें ब्राह्मणों के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, अपना बैंक बनाना चाहिए। अभी गौतम साहब यहाँ बैठे हैं, मौर्य जी बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने लॉर्ड बुद्धा बैंक बनाया है, बनते जी भी यहाँ बैठे हैं। तो उसमें पैसे जमा क्यों ना करें? हमारे ही पैसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हमारे लोगों ने, गुजरात में भी हमारे एक साथी हैं, उन्होंने एक वो बनाया है बहुत बड़ा, जो ये अमेज़न टाइप एक सर्विस सेंटर बनाया है, मॉल बनाया है। तो उन सब लोगों के साथ ही व्यापार करें, इनका बहिष्कार करें। मैं तो ये कहता हूँ, एक भी ब्राह्मण को अगर आप वोट देना ही बंद कर दें, SC ST OBC चलिए बाद में हमारी जो लड़ाई है लड़ते रहेंगे, ब्राह्मण को वोट ही देना बंद कर दें तो देश की अर्थव्यवस्था, देश सुधर जाएगा। मनुवाद को बहुत बड़ा झटका लगेगा कि एक भी ब्राह्मण को हमने वोट ही नहीं देना, चाहे किसी भी पार्टी से। इतना कर लें बस। और एक आर्थिक बहिष्कार जो ये हमें सिखा रहे हैं मुसलमानों के लिए, वही इनके साथ कर लें, क्योंकि भाई हमें ऐसा लगता है, हमारे जो अम्बेडकरवादी हैं, कि हमारे साथ अत्याचार जो है ये मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने किया, तो हम इनका बहिष्कार कर दें। ये दो चीज़ें कर लें हम, तो देश में बहुत सुधार आ जाए। कि इस देश में सिर्फ दो पक्ष हैं, तीसरा कोई पक्ष नहीं है। एक पक्ष है मनुवाद, यानी मनुस्मृति से ये देश चलना चाहिए। दूसरा पक्ष है अम्बेडकरवाद, यानी ये देश संविधान से चलना चाहिए। मनुस्मृति वाले लोग चाहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर ना रहे जैसा पहले होता था। अम्बेडकरवादी, संविधानवादी चाहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर है, था और रहेगा। ये बुनियादी फ़र्क है। इसके अलावा किसी डिबेट, किसी डिस्कशन में मेरे ख्याल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर दो पक्ष होते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, तो जाहिरी बात है आपस में एक युद्ध तो होता ही है। युद्ध में सेनाएं होती हैं और सेनाओं की ताकत होती है। मनुवादियों की ताकत क्या है? छल, कपट, झूठ, धोखा, छलावा, भ्रष्टाचार, बेईमानी। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत इससे कहीं ज़्यादा है। हमारी ताकत पहली है सच,
और दूसरी है हमारे नंबर्स। हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और महिलाएं मिला के इस देश में 92.5% तो कम से कम हैं ही। सही बात है ना ये? और हमारे साथ सच है, फिर भी हम लोग नाकाम क्यों हैं उसकी एक ही वजह है, और वो है हमारी लीडरशिप की बुज़दिली, हमारी लीडरशिप की कायरता, और कायरता की बुनियाद पर जो हमारी स्ट्रैटेजीज बनती हैं वो ठीक नहीं बनती। यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वरना इस देश में एक भी मनुवादी चैन की सांस, एक भी चैन की सांस नहीं ले सकता। आज बहुत ऐतिहासिक समय है और मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि जुल्म और ज्यादती की मनुवादियों ने इंतहा कर दी है। जो इंतहा सम्राट अशोक के जो वंशज थे उन्हें झूठ, धोखा और कपट से हटाकर मनुवादियों ने अपनी सरकार बनाई थी। आज भी वही टाइम है। EVM के जरिए ये धार्मिक उन्माद, झूठा मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करके छल और कपट से आज फिर मनुवादियों ने, जैसे उस समय अशोक सम्राट के वंशजों से सत्ता छीनी थी, आज फिर उसी धोखे, छल कपट से दोबारा मनुवादी सत्ता में आ गए हैं। तो इन्हें हटाएंगे कौन? अंबेडकरवादी। इनको इनकी सही जगह, सभी को जेलों में कौन पहुंचाएंगे? अंबेडकरवादी। लेकिन उसके लिए अब करना क्या होगा? पहले हमें समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है हमारे देश में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से एक वोट की ताकत हर एक व्यक्ति को दी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम में से हर एक इस देश का बराबर का मालिक है। जल, जमीन और आसमान, समुद्र के नीचे और आसमान तक जो भी कुछ है भारत की धरती पे, उसका हर एक इंसान बराबर का मालिक है। और आज हो क्या रहा है? कुछ मुट्ठी भर लोगों ने 75% से ज़्यादा देश की संपदा अपने कब्जे में कर ली है। और यही सबसे बड़ी देश का दुर्भाग्य है जो हो रहा। इसको ख़त्म करना है। उसके लिए संविधान को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ संविधान ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे सब मिलके, तो मैं समझता हूँ ज़्यादातर हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था से आता हूँ, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता हूँ। अब पता नहीं कैसे ऑफिसर, आजकल हम वकील साहब भी रह गए सब, लेकिन जो भी है तो है ही। तो सबसे पहले मैं जुडिशरी के बारे में बताता हूँ। बाबा साहब के संविधान के हिसाब से हमारे देश में 4 प्रकार के नौकर हैं जो देश के मालिक हैं, वी द पीपल की सेवा करने के लिए हैं। उसमें सबसे पहले तो इलेक्टेड लीडरशिप आती है, उसके बाद जो हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है, उसके बाद प्रेस आती है, और एक जो आखिरी जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, जुडिशरी आती है। ये सब जनता के नौकर हैं। पहले तो आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए और इसको असर्ट करना आना चाहिए। जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे आपके, हमारे सबके नौकर हैं। क्या हम उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं? नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। मैं अपना विषय जो है जुडिशरी पे ही ज़्यादा रखना चाहता हूँ आज। क्या जो हमारी जिम्मेदारी है, ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक इंसान जाके कोर्ट में देखे कि ये जज साहब जो हैं ये ईमानदारी से फैसले कर रहे हैं या बेईमानी से। यही है ना ओपन कोर्ट का फैसला या जो कॉन्सेप्ट है। क्या हम, और अगर वो बेईमानी से काम कर रहे हैं जजेस, तो उसको क्रिटिसाइज करना देश के हर एक नागरिक का फर्ज बनता है या नहीं बनता है? हम लोग कितनी जजमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं आज खुले मंचों से? एक भी नहीं। ये है हमारी एक सबसे बड़ी कमियों में से एक कमी। ये कोलिजियम सिस्टम वगैरह तो बात की बात है। अगर हम सब खड़े होकर जजमेंट्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, जो हमारा अधिकार है, तभी बहुत सुधार हो जाएगा।
असली सुधार तो तभी आएगा जब हमारी सरकार होगी, SC ST OBC और माइनॉरिटी अम्बेडकरवादियों की सरकार होगी, तभी आएगा। लेकिन उससे पहले हमें जुडिशल सिस्टम पे हमारे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला काम यह है कि जजेस का जायज़ क्रिटिसिज्म, जो इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म है, बहुत ही मुखर रूप से करना शुरू हमें करना चाहिए। ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। हर एक जजमेंट को हमें क्रिटिसाइज करने की क्षमता होनी चाहिए। हम बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स पे बहुत सारी बातें करते हैं, जजेस पे भी उसी तरीके की टिप्पणियां बहुत ज़रूरी हैं, उनकी जजमेंट्स पे ऐसी टिप्पणियां बहुत ज़रूरी हैं। मैं आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में, भी गौतम साहब ने मुझे समझाया, आज़ाद भारतवर्ष के इतिहास में एक भी जजमेंट में, पहले इसे चैलेंज करके ये बात बोलता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ या महिलाओं के हक में एक जजमेंट किसी भी हाई कोर्ट से, बहुत रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, या सुप्रीम कोर्ट से पूर्ण रूप से उनको उनके अधिकार देने की आ जाए, कोई मुझे दिखा दे एक जजमेंट, तो मैं वकालत छोड़ दूँ। ये है देश की सच्चाई। एक भी पूर्ण न्याय करने की जजमेंट नहीं आई है। बहुत सारी जजमेंट जो थोड़ा बहुत न्याय करने की आई हैं, उनके ऊपर कोई अमल नहीं करता, ज़ीरो अमल होता है उन पर, ज़ीरो। और हम जजेस का क्रिटिसिज्म ही नहीं करेंगे। तो ये अपने मन से जो है ना, जो हमारी खुद की बनाई हुई बंदिशें हैं, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। जजेस भी हमारे सेवक हैं, नौकर हैं हमारे जजेस, वी द पीपल के। तो मेरे सामने यहाँ डॉक्टर रितु सिंह बैठी हैं, डॉक्टर उदित राज भी बहुत अच्छे से इस केस को जानते हैं। प्रोफेसर रतन लाल साहब अभी यहाँ मुझसे पहले बोल चुके हैं, तो उन्होंने कुछ बताया इस बारे में, या उनको इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। और हमारी हैसियत ही क्या है जो हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? इन्फ्लुएंस तो मनुवादी कर रहे हैं, क्योंकि उसी समाज के लोग जुडिशरी में 90% से ज़्यादा बैठे हैं। हम लोग इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते, तो हमें टिप्पणी करना नितांत आवश्यक है। डॉक्टर रितु के केस में एक प्रिंसिपल है देश के एक महनाज कॉलेज की, दौलत राम कॉलेज की, तथ्यों पे बोल रहा हूँ। डॉक्टर रितु यंग एज में वहाँ सबसे अच्छी प्रोफेसर मिल गई, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। ये तो हमें एक्सपोज कर रही है, ये देश की सच्चाई है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कर रही है, तो ये तो इसको हम किसी तरह से हटा नहीं सकते। पढ़ाने लिखाने में सबसे अच्छी है, इसकी क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसे लाइक करते हैं, हटाएं कैसे? तो डॉक्यूमेंट फोर्ज करती है एक प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज की, जो देश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। स्टूडेंट्स के नाम पर डॉक्यूमेंट फोर्ज करते हैं इनको हटाने के लिए, और हटाती है डॉक्यूमेंट फोर्ज करके। और ये हाई कोर्ट जाती हैं, हाई कोर्ट इस बात के संज्ञान नहीं लेता। डिवीजन बेंच में जाती हैं, डिवीजन बेंच इस बात की संज्ञान नहीं लेता। टेक्निकल इश्यूज पे उड़ाते हैं कि जी ये बात हम सुनेंगे ही नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं 10 जजमेंट्स ये बात तो कहती हैं कि सारे कोर्ट्स की एग्जिस्टेंस, यानी का उनका अस्तित्व इसलिए है कि वो सच की तलाश करें। न्याय का मतलब क्या है? सच की तलाश करके उसको इंप्लीमेंट करना। तो डॉक्टर रितु का वो फर्जी डॉक्यूमेंट पे हटाया जाना दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज ने नहीं देखा, दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नहीं देखा। फिर डॉक्टर रितु जाती हैं अपनी कंप्लेंट करने FIR की, क्योंकि इनको उससे पहले लीगल एडवाइस ही नहीं थी कि इनके साथ जो ये हुआ है ये SC ST एक्ट में एट्रॉसिटी है। जब प्रॉपर लीगल एडवाइस मिली, मैं नहीं बताना चाहता किस वकील ने दी, तो फिर ये कोर्ट जाती हैं, मतलब पुलिस स्टेशन जाती हैं FIR दर्ज कराने। तो पुलिस वाला तो क्यों FIR दर्ज करेगा? दौलत राम कॉलेज तो वहाँ से मेरे ख्याल से 50 मीटर भी दूरी पे नहीं है, बराबर में ही है। और एक वो बताती हैं, मैं भूमिहार कम्युनिटी से आती हूँ, जिसकी रणबीर सेना है, और रणबीर सेना ने क्या किया वो समझ लो, मैं भी वही करूँगी। ये ओपनली बोलती हैं, रणबीर सेना की धमकी देती हैं। तो पुलिस वाले ने FIR नहीं की, ये DCP के पास जाती हैं, DCP ने इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। ये कोर्ट जाती हैं SC ST का स्पेशल कोर्ट, जो बनाई इनकी रखवाली के लिए, इनकी देखभाल के लिए, जिसकी ड्यूटियां लगी हुई हैं इससे लेजिस्लेशन से, SC ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज। वो इनकी पिटीशन उठा के फेंक देते हैं, फिर FIR दर्ज होती है।
वो जैसे भी हुई उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो मैं अभी बताऊंगा, वैसे वो जनरली बताऊंगा। जब एफआईआर दर्ज होती है तो इनकी एक एक बात सच साबित होती है कि हाँ वो स्टूडेंट ही नहीं है, वो स्टूडेंट ही नहीं है जिन्होंने वो साइन किए। तो इतना बड़ा अन्याय इस हाई कोर्ट लेवल की डिवीजन बेंच से होके नज़रों से चला गया और कोई ध्यान नहीं है, और हम जजेस की क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा।